Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and we are going to start tooth morphology. In tooth morphology, the first topic is permanent maxillary central incisor. Before going to start maxillary central incisor, I just want to discuss some important points regarding the maxillary incisors. The permanent incisors are the first and second teeth from the midline, which along with the canine comprise the anterior teeth of each quadrant. अगर हम each quadrant की बात कर ले तो हमारे पास central incisor plus lateral incisor plus canine, इन तीन को हम combinedly anterior teeth कंसिडर करते हैं. अगर हम सेंट्रल इंसाइजर की बात कर ले और कंपेयर कर ले उसको लेटरल इंसाइजर के साथ, तो सेंट्रल इंसाइजर इट इज़ ऑलवेज क्लोजेस्ट टू द मिड लाइन एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन दैट इज़ द लेटरल इंसाइजर. अगर हम कंपेरेटिवली क्रोन की बात कर ले तो सेंट्रल इंसाइजर का जो क्रोन होगा वो ऑलवेज हमारे पास लार्जर होता है इट्स कंपेयर टू द लेटरल इंसाइजर. अगर हम इंसाइजर्स कंबाइनली इंसाइजर्स की बात करते हैं, अगर हम मैक्सिलरी इंसाइजर्स को थोड़ा सा कोरिलेट कर ले मैंडिबुलर इंसाइजर के साथ, तो मैंडिबुलर इंसाइजर इन ऑल डायमेंशंस दे आर लार्जर और मैंडिबुलर इंसाइजर्स जो होगा वो ऑल डायमेंशंस में उससे छोटा होता है. इट मीन्स कि मैक्सिलरी इंसाइजर्स आर लार्जर इन ऑल डायमेंशन वाइल द मैंडिबुलर इंसाइजर आर स्मॉलर देन द maxillary incisors. Centered in the maxilla, one on either side of median line, with mesial surface of each in contact with mesial surface of other. अगर हम उसकी कॉन्टेक्स की बात कर ले तो दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस अमोंग ऑल द टीथ इन द ओरल कैविटी कि ये सिर्फ मीजियल टू मीजियल कॉन्टेक्ट शेयर करता है. रेदर हमारे पास अदर जितनी भी टीथ है ओरल कैविटी में, तो एक उसका एक मीजियल साइड हमेशा उसका दूसरी टूथ की डिस्टल साइड के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है. बट जो मिड लाइन में सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, तो सेंट्रल इंसाइजर मीजियल टू मीजियल कॉन्टेक्ट शेयर करता है और उसका जो डिस्टल कॉन्टेक्ट होता है वो ऑलवेजली लेटरल इंसाइजर के साथ उसका शेयर होता है. ये 2 इन नंबर होता है सेंट्रल इंसाइजर, लार्जर देन द लेटरल इंसाइजर, जैसे कि हमने पहले जनरल पॉइंट्स में डिस्कस किया. दीज टीथ सप्लीमेंट्स ईच अदर इन फंक्शन एंड दे आर सिमिलर एनाटॉमिकली. ये एनाटॉमिकली सिमिलर है और उसका जो फंक्शन है वो भी सिमिलर है. दे शेयरिंग, इसका जो फंक्शन है शेयरिंग और कटिंग टीथ. Major function is to punch and cut food materials during process of mastication, क्योंकि process of mastication में हमेशा उस पर आप cutting करते हैं या sharing करते हैं. These teeth have incisal edge, ridge or edge rather than cusp, such as they are found in the posterior teeth or canine. तो इसका जो होता है वो इंसाइजल एज होता है और यू कैन से रिज एज वेल, बट इसमें कोई कस्प नहीं होता जिस तरह कि हमारे पास पोस्टीरियर टीथ में होता है. अगर हम उसकी फंक्शन को थोड़ा सा और डिस्कस कर ले तो मेस्टिकेशन में इसका जो मेन फंक्शन है वो है बाइटिंग, कटिंग, शेयरिंग एंड इंसाइजिंग. अगर हम उसको फंक्शनली अगर हम उसको देख ले एस्थेटिक के लिहाज से, तो देयर एस्थेटिकली देयर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन पर्सनस अपीयरेंस. अगर हम उसकी फोनेटिक्स की बात कर लें तो दीज टीथ आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन साउंड्स, क्योंकि अगर आप स्पीच की बात कर ले तो हमारे पास 3 किस्म के मेन फंक्शन है, मेस्टिकेशन है, एस्थेटिक है एंड स्पीच है. तो स्पीच में दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल. इसके अलावा मेस्टिकेशन में अगर उसका फंक्शन है तो बाइटिंग है, कटिंग है, शेयरिंग है. अगर एस्थेटिकली देख लें तो ये दीज इंटीरियर टीथ्स आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन दी पर्सनस अपीयरेंस. मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स की ये टेबल में आपको बताया गया है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, इसका फंक्शन क्या है और ये टोटल नंबर इन ईच आर्च कितने होते हैं. अगर हम टूथ नंबरिंग की बात कर ले तो यूनिवर्सल नंबर सिस्टम में इसका होगा 8 नंबर एंड 9 नंबर. अगर हम पाल्मर नोटेशन की बात कर ले तो ये 1 होगा. अगर हम एफडीआई सिस्टम में की बात कर ले तो ये 11 एंड 21 होगा. एवरेज डायमेंशंस की बात करते हैं और ये डायमेंशंस एमएम में हो, मिलीमीटर्स में है. एवरेज डायमेंशन मींस कि जो मैं अभी आपसे डायमेंशन अभी शेयर करूंगा तो ये डायमेंशन फिक्स नहीं है किसी भी टीथ के लिए.
ये वेरी हो सकती है पर्सन टू पर्सन, उसकी उस पर डिपेंड करता है। अगर हम क्रोन लेंथ की बात कर ले तो उसकी जो एवरेज डायमेंशन है वो है 10.5 mm। अगर रूट लेंथ की बात कर ले तो वो 13.0 mm है। अगर मीजियोडिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन की बात कर ले, अगर हम इसको मीजियोडिस्टल इस विड्थ की बात कर ले तो इट विल बी 8.5 mm। अगर हम मीजियोडिस्टल डायमीटर एट द सर्वाइकल लाइन की बात कर ले इस एरिया की, तो वो 7.0 है। इट मीन्स कि सर्वाइकल लाइन की जो डायमीटर है वो कम है इट्स कंपेयर टू द इंसाइजल थर्ड एरिया में। अगर क्राउन की डायमीटर है तो वो इससे ज़्यादा है, वो 8.5 है, और सर्वाइकल लाइन की जो डायमीटर है वो 7.0 है। लेब्यूलिंगुअल डायमीटर एट सर्वाइकल एरिया, अगर सर्वाइकल एरिया में हम लेब्यूलिंगुअल डायमीटर की देख ले तो वो 7.0 है। और अगर हम लेब्यूलिंगुअल डायमीटर एट द सर्वाइकल लाइन देख ले तो वो 6.0 है। ये एक है लेब्यूलिंगुअल डायमीटर एट द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर, दूसरा है लेब्यूलिंगुअल डायमीटर एट द सर्वाइकल लाइन। लेब्यूलिंगुअल डायमीटर एट द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर हमेशा हमारे पास वही बल्जी एरिया होता है, वही कन्वेक्सिटी होती है जिधर कन्वेक्सिटी होगी, तो वो 7.0 है। अगर हम सर्वाइकल लाइन की बात कर ले यहाँ पर तो वो 6.0 है। अगर कर्वेचर ऑफ दी सर्वाइकल लाइन की बात कर ले तो मीजियोडिस्टली ये 3.5 एंड 2.5 mm है। अब हम क्रोनोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन और यू कैन से इनिशिएशन ऑफ द कैल्सिफिकेशन, तो वो 3 to 4 months में उसकी स्टार्ट हो जाती है। अगर क्रोन कंप्लीशन की बात कर ले इस सेंट्रल इंसाइजर की तो वो 4 to 5 years में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम एरप्शन की बात कर ले तो उसकी 7 to 8 years में उसकी एरप्शन होती है। एंड रूट कंप्लीशन की अगर हम बात कर ले तो 10 to 11 years में उसकी रूट कंप्लीशन होती है। और दे आर द फर्स्ट टीथ टू एरप्ट, वो मैंडिबुलर इंसाइजर्स है। लेबियल एस्पेक्ट की बात कर ले तो हम अब मॉर्फोलॉजी को हम उसकी हर एक टूथ की स्पेसिफिकली उसकी एवरी एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, और हर एक एस्पेक्ट में फिर डिफरेंट आउटलाइंस को हम पढ़ेंगे। अगर हम क्राउन की बात कर ले, लेबियल एस्पेक्ट की क्राउन की, तो लेबियल सरफेस ऑफ द क्राउन इज यूजुअली कन्वेक्स स्पेशली टुवर्ड्स द सर्वाइकल डक्ट। सब सेंट्रल इंसाइजर आर फ्लैट एट मिडल एंड इंसाइजल पोर्शन। अगर बात कर ले तो सिंपली इस लाइन का मतलब ये है कि सर्वाइकल थर्ड में इसमें कन्वेक्सिटी होती है, मिडल एंड इंसाइजल थर्ड एरिया में उसमें हमारे पास ये फ्लैट होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर कोई कन्वेक्सिटी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है कि इस एरिया में ये फ्लैट है। अगर हम इंसाइजल एरिया में उसको सर्वाइकल एरिया में उसको देख ले तो सर्वाइकल एरिया में इसमें कन्वेक्सिटी है। मेजल आउटलाइन of the crown is only slightly convex with crest of curvature which will be definitely in the incisal third. Incisal third में crest of curvature इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर उसका contact बनेगा। and approaching meso-incisal angle, अब ये जो meso-incisal angle है ये इसका meso-incisal angle sharp होता है। meso-incisal angle इसका sharp होता है। शार्प इसलिए होता है और इस शार्पनेस की वजह से इसका जो मीजल आउटलाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस शार्प मीजो इंसाइजल एज, और उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा वो इंसाइजल थर्ड में होगा। डिस्टल आउटलाइन ऑफ द क्रोन इज मोर कन्वेक्स देन द मीजल आउटलाइन विद द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर हायर टुवर्ड्स द सर्वाइकल लाइन। अब हमने मीजल आउटलाइन की बात की थी तो उसका जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बन रहा था वो बिल्कुल इंसाइजल एरिया पे बन रहा था। यहाँ पर थोड़ी सी कन्विक्सिटी थी, बाकी ये नीचे जाके ये थोड़ा सा फ्लैट था। अगर हम उसकी डिस्टल आउटलाइन की बात कर ले तो डिस्टल लेबियल सरफेस की क्राउन की अगर हम डिस्टल आउटलाइन की बात कर ले तो वो हमारे पास मोर कन्वेक्स है, और उसका जो क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर बनेगा वो सर्वाइकल लाइन की तरफ ज़्यादा बनेगा, और उसका जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारे पास राउंडेड एंगल होगा। डिस्टल मार्जिन शॉर्टर एंड राउंडेड, इसका जो डिस्टल मार्जिन होगा वो शॉर्टर होगा एंड राउंडेड होगा। और अगर मीजल मार्जिन की बात कर ले तो मीजल मार्जिन हमारे पास स्ट्रेट होता है एंड उसका जो
मीजल एंगल बनता है वो हमारे पास शार्प बनता है. डिस्टो इंसाइजल एंगल इज नॉट एज शार्प एज द मीजो इंसाइजल एंगल. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास डिस्टो इंसाइजल एंगल हमेशा ये राउंडेड बनेगा. अगर हम मीजो इंसाइजल एंगल की बात कर ले तो उसमें राउंडनेस कम होगी, ये थोड़ा सा शार्प होगा. इंसाइजल आउटलाइन इज यूजुअली रेगुलर एंड स्ट्रेट इन दी मीजो डिस्टल डायरेक्शन. अगर हम इस इंसाइजल एंगल की बात कर ले, इंसाइजल आउटलाइन की बात कर ले, इंसाइजल आउटलाइन, तो ये इंसाइजल आउटलाइन हमारे पास रेगुलर होता है, स्ट्रेट होता है मीजो डिस्टल डायरेक्शन में. अगर हम इस डायरेक्शन को देख ले तो ये डायरेक्शन में हमारे पास ये स्ट्रेट होता है. द क्राउन लेंथ इज ग्रेटर एट सेंटर देन एट दी टू मीजल एंगल. जो क्राउन लेंथ होगी वो हमारे पास सेंटर में ये उसकी लेंथ ज़्यादा होगी एट्स कंपेयर टू द proximal surfaces. Cervical outline of the crown follows a semicircular direction with the curvature root-wise. अगर हम उसकी सर्वाइकल लाइन की बात कर ले तो यहाँ पर कन्वेक्सिटी है, तो इस कन्वेक्सिटी की वजह से यहाँ पर एक जो सर्वाइकल लाइन है वो सेमी सर्कुलर डायरेक्शन में है, सेम लाइक. और इसी सेमी सर्कुलर डायरेक्शन के बाद द सेम रूट फॉलो हो जाता है. डेवलपमेंटल डिप्रेशंस की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास इसमें टू स्ट्रेट शेलो डिप्रेशंस हैं विच एक्सटेंड फ्रॉम द इंसाइजल एज टुवर्ड्स द जिंजिवल एंड फेड आउट इन द मिडिल थर्ड. अगर हम यहाँ की बात कर ले डेवलपमेंटल डिप्रेशंस की, तो डेवलपमेंटल डिप्रेशन ऑलवेज ये हमारे पास इंसाइजल एज से या इंसाइजल रिज से एक्सटेंड होता है और मिडिल एरिया की तरफ ये एक्सटेंड हो जाता है और इस एक्सटेंशन के बाद ये मिडिल एरिया में फेड अप हो जाता है. अब ये देखिए ये न्यूली एरप्टेड टीथ में मोस्ट कॉमनली होता है. जब टाइम के साथ साथ ये टूथ आपके मेस्टिकेटरी प्रोसेस में आ जाता है या मेस्टिकेशन में आ जाता है तो उसके बाद ये फेड अप हो जाता है या वेयर आउट हो जाते हैं. मीजोलेबियल एंड डिस्टोलेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशंस एंड दे रिप्रेजेंट डिवीजन ऑफ द 3 लेबियल लोब. अब जो हमने कहा कि हमारे पास 2 स्ट्रेट शेलो डिप्रेशंस है, तो एक है हमारे पास मीजोलेबियल डिप्रेशन, दूसरा है डिस्टोलेबियल डिप्रेशन. अब ये मीजोलेबियल और डिस्टोलेबियल डिप्रेशन ने इस पूरी क्रोन को 3 लोब्स में डिवाइड कर दिया है. एक है हमारे पास मीजल लोब, डिस्टल लोब एंड मिडल लोब. इन 3 लोब्स में उसको डिवाइड किया गया है. इम्ब्रिकेशन लाइन, a fan curved line which roughly parallel to the cemento enamel junction in cervical third of surface and not always present. हमारे पास ये जो इम्ब्रिकेशन लाइंस होते हैं ये हमेशा पैरेलल फैन कर्व लाइंस होते हैं टू द सर्वाइकल लाइन और ये ऑलवेज प्रेजेंट भी नहीं होते. समटाइम्स ये होते हैं, समटाइम्स ये नहीं होते, हर एक बंदे की ये नहीं होते और ये ऑलवेज इट विल ऑलवेज प्रेजेंट इन दी सर्वाइकल लाइन. हाइट ऑफ कंटूर की बात करें तो द हाइट ऑफ कंटूर ऑफ द लेबियल सरफेस इज लोकेटेड इन द सर्वाइकल थर्ड. हम सर्वाइकल थर्ड में क्यों, क्योंकि जो हमारे पास अगर हम बात कर ले तो ये इंसाइजल थर्ड से मिडिल थर्ड तक ये बिल्कुल फ्लैट होता है. हम ये सर्वाइकल थर्ड की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल थर्ड में ये इसमें कन्वेक्सिटी होती है, तो दैट्स व्हाई हाइट ऑफ कंटूर ऑफ द लेबियल सरफेस ये भी हमारे पास सर्वाइकल थर्ड में ही बनता है. लिंगुअल एस्पेक्ट की बात को डिस्कस करते हैं तो दैट वाज द लेबियल एस्पेक्ट. अगर हम लिंगुअल एस्पेक्ट की बात कर ले तो क्राउन की, तो द लिंगुअल आउटलाइन इज द रिवर्स ऑफ दैट फाउंड ऑन द लेबियल एस्पेक्ट. लिंगुअल एस्पेक्ट हैज कन्वेक्सिटी एंड अ कनकेविटी. हमने अगर बात की लेबियल एस्पेक्ट की तो लेबियल एस्पेक्ट पे हमारे पास सिर्फ सर्वाइकल थर्ड पे हाइट ऑफ कंटूर बन रहा था, वहाँ पर कन्वेक्सिटी थी. देयर वाज नो कनकेविटी, नो सच लाइक अदर कन्वेक्सिटीज लेबियल एस्पेक्ट में. लिंगुअल एस्पेक्ट में की अगर हम बात कर ले तो लिंगुअल एस्पेक्ट में हमारे पास कन्वेक्सिटीज भी होती है, साथ साथ कनकेविटी भी होती है. वो कन्वेक्सिटी वो कनकेविटी क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंशाल्लाह बताएंगे. आउटलाइन ऑफ द सर्वाइकल लाइन इज सिमिलर बट इमीडिएटली बिलो द सर्वाइकल लाइन a smooth convexity is found, that is cingulum. सर्वाइकल लाइन की अगर हम आउटलाइन की बात कर ले इट इज सेम सिमिलर टू द लेबियल सरफेस बट just immediately very adjacent to the cervical line हमारे पास एक डेवलपमेंटल एक बल्ज लाइक एरिया है जिसको हम सिंगुलम कहते हैं. जो इस डायग्राम में इस एरो के साथ शो किया गया है, ये ब्लू एरो के साथ जो डबल एरोज हैं
इसमें ये है कि ये क्लियरली इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये सिंगुलम है। Between the marginal ridges below cingulum, a shallow concavity is present called the lingual fossa. अब ये जो सिंगुलम है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, अब जस्ट cingulum is located just immediate to the cervical line, and just immediate to the cingulum there is a concavity, and this concavity is called lingual fossa. Lingual fossa इस triangular diagram में आपको दिखाया गया है कि दिस इज द लिंगुअल फोसा, जो कि इमीडिएटली टूवर्ड्स द इंसाइजल एरिया। अगर आप इमीडिएटली देख ले सिंगुलम की से, तो सिंगुलम की इमीडिएटली स्टार्ट होता है एंड टूवर्ड्स द इंसाइजल एरिया ये प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे पास वो कन्वेक्सिटीज, वो कन्केविटीज जो कि लेबियल एस्पेक्ट में नहीं है। लेबियल एस्पेक्ट में सिर्फ हमारे पास वो इंसाइजल सर्वाइकल थर्ड में कन्वेक्सिटी है जहाँ पर हाइट ऑफ कंटूर बनता है, बट इन दी लिंगुअल सरफेस दिस इज टोटली रिवर्स टू द लेबियल सरफेस। यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्सिटीज भी है, कन्केविटीज भी है। तो कन्वेक्सिटीज में हमारे पास सिंगुलम है एंड कन्केविटीज में हमारे पास लिंगुअल फोसा है। लिंगुअल फोसा की अगर हम बाउंड्रीज की बात कर ले तो इट इज़ बाउंडेड बाय, अगर हम उसकी मीजियल साइड की बात कर ले तो मीजियली इट इज़ बाउंडेड बाय मीजियल मार्जिनल रिज। अगर हम उसकी डिस्टल की बात कर ले तो डिस्टली इट इज़ बाउंडेड बाय डिस्टल मार्जिनल रिज। अगर हम इंसाइजल की बात कर ले तो लिंगुअल पोर्शन ऑफ द इंसाइजल एज इसकी बाउंड्री होगी। अगर हम उसकी सर्वाइकली बात कर ले तो सर्वाइकली इट इज़ बाउंडेड बाय द सिंगुलम। तो ये चार बाउंड्रीज है, बिल्कुल क्लियर है। ये डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाया गया है कि मीजियल मार्जिनल रिज मीजियली बाउंड करता है, डिस्टल मार्जिनल रिज डिस्टली बाउंड करता है, जो इंसाइजल रिज है आर एज है उसको इंसाइजली बाउंड करता है, एंड जो सिंगुलम है वो उसको सर्वाइकली बाउंड करता है। तो ये थी बाउंड्रीज ऑफ द लिंगुअल फोसा, जो कि एक डिप्रेशन है इन दी lingual aspect of the central incisor. Developmental groove extend from the lingual fossa into the from the cingulum into the lingual fossa. अब देखिए जो भी डेवलपमेंटल ग्रूव होता है वो एक्सटेंड होता है सिंगुलम से लेकर लिंगुअल फोसा में, क्योंकि जहाँ पर भी हमारे पास डिप्रेशन होते हैं उस डिप्रेशन में हमारे पास ये एक्सटेंशन आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोसास की, रिजेस की। मीजियल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं तो हमने अभी तक मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में लेबियल एस्पेक्ट और लिंगुअल एस्पेक्ट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब है मीजियल एस्पेक्ट, तो मीजियल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मीजियल एस्पेक्ट को हम देख ले तो ये विच शेप्ड है और ट्राइंगुलर है। ये बिल्कुल डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये दिस इज क्लियरली अ ट्राइंगुलर और विच शेप है। अगर आप उसको इंसाइजल आउटलाइन को देख ले तो इंसाइजल आउटलाइन इसका विच शेप नजर आएगा, विद बेस ऑफ द ट्राइंगल एट द सर्विक्स एंड एपिक्स एट द इंसाइजल रिज। अगर हम उसकी बेस को देख ले तो बेस उसका सर्वाइकल आउटलाइन पर होता है। अगर हम उसकी एपिक्स को देख ले तो एपिक्स इसका इंसाइजल एज और इंसाइजल रिज पे होता है और इंसाइजल आउटलाइन पे होता है। लाइन ड्रा थ्रू द क्राउन एंड रूट फ्रॉम मीजियल एस्पेक्ट थ्रू सेंटर ऑफ टूथ बाइसेक्ट एपिक्स ऑफ रूट एंड इंसाइजल रिज ऑफ द क्राउन। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ले बिल्कुल एट द मिडल और रूट से लेकर एट इंसाइजल रिज ऑफ द क्राउन तक, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इट मीन्स कि जो एपिक्स ऑफ द रूट होगा इट विल बी डायरेक्टली बाइसेक्ट इन द इंसाइजल एरिया द इंसाइजल एज। जो इंसाइजल एज है जो विच शेप बन रहा है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ले तो उसका जो रूट का एपिक्स होगा और इंसाइजल एज का जो इंसाइजल रिज होगा वो बिल्कुल एक सेम पैरेलल पोजीशंस पर होंगे। लिंगुअल आउटलाइन की तरफ अगर आ जाए, मीजियल एस्पेक्ट की लिंगुअल आउटलाइन को डिस्कस कर ले तो कन्विक्स है, क्रिस्ट ऑफ कर्वेचर एट द सिंगुलम। डेफिनेटली डायग्राम में दिखाया गया है कि कन्विक्स नियर द सिंगुलम, यहाँ पर इस बिकॉज ऑफ द सिंगुलम यहाँ पर प्रॉपर एक ज़बरदस्त कन्वेक्सिटी नज़र आ रही है इस डायग्राम में। अगर कन्केविटी की बात करें तो मिडिल पोर्शन में इसमें बिल्कुल कन्केविटी है बिकॉज ऑफ दैट लिंगुअल फोसा जो कि इमीडिएटली ये प्रेजेंट है एडजेसेंट टू द सिंगुलम। तो सिंगुलम की वजह से यहाँ पर कन्वेक्सिटी है एंड और यहाँ पर क्रिस्ट ऑफ कर्वेचर भी बन रहा है, एंड जो कन्केविटी है वो लिंगुअल फोसा की वजह से बन रहा है। अगर हम उसको लिंगुअल आउटलाइंस देख ले मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की, स्लाइटली कन्वेक्स एट लिंगुओ इंसाइजल रिज एंड इंसाइजल एज।
इसमें अगर हम इंसाइजल रिज की तरफ देख ले तो यहाँ पर थोड़ी सी इंसाइजल एज में हमारे पास छोटी सी कन्वेक्सिटी है। अगर हम उसकी लिंगुअल और फिर उसकी लेबियल आउटलाइन देखते हैं तो लेबियल आउट मार्जिन में कन्वेक्सिटी एक नोटिसेबल डिग्री तक इसमें कन्वेक्सिटी है हमारे पास। सर्वाइकल लाइन mesially on maxillary central incisors curves incisally toward a noticeable degree। अगर हम उसकी सर्वाइकल लाइन की बात कर ले तो सर्वाइकल लाइन में एक नोटिसेबल डिग्री में एक कन्विक्सिटी नज़र आ रही है जो कि कन्विक्स है टूवर्ड द इंसाइजल एज और इंसाइजल एज, और यू कैन से इट इज़ कन्विक्स इंसाइजली। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो कि पर्पल कलर की लाइन से शो हो रहा है कि सर्वाइकल लाइन में एक प्रॉपर एक नोटिसेबल डिग्री की एक कन्विक्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि फेस कर रही है टूवर्ड्स द इंसाइजल रिज। अब डिस्टल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं तो डिस्टल एस्पेक्ट, द डिस्टल सरफेस क्लोजली रिजेंबल्स मीजियल सरफेस विद फॉलोइंग एक्सेप्शन। देखिए हमारे पास मीजल एंड डिस्टल एस्पेक्ट्स में इतने ख़ास कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, इसमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होगी, बट कुछ एक्सेप्शंस है कि एक्सेप्शंस क्या है कि द डिस्टल सरफेस इज़ जनरली स्मॉलर देन द मीजल सरफेस बिकॉज इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन इज़ शॉर्टर एंड द डिस्टल सरफेस इज़ मोर कन्विक्स इंसाइजो जिंजिवली। अब देखिए हमारे पास मीजल अगर हम मीजल और डिस्टल सरफेस की तरफ थोड़ा सा हम जाएँ तो जो डिस्टल सरफेस होगा तो डिस्टल सरफेस हमारे पास स्मॉलर होगा देन मीजल सरफेस। वो क्यों? बिकॉज इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन इज शॉर्टर। अगर हम डिस्टल एस्पेक्ट की इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन की बात कर ले, इंसाइजो सर्वाइकल, तो ये हमारे पास शॉर्टर होगा। वो शॉर्टर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो डिस्टल सरफेस में अगर हमने बात की थी कि एक राउंडेड एंगल बन रहा है इंसाइजो डिस्टो इंसाइजल एंगल, वो डिस्टो इंसाइजल एंगल हमारे पास राउंडेड होता है, एक कन्विक्सिटी होती है, तो उस कन्विक्सिटी एंड इस राउंडनेस की वजह से वो डिस्टल एस्पेक्ट हमारे पास शॉर्टर रह जाता है। एंड मीजल सरफेस में अगर हम मीजियो इंसाइजल एंगल की बात कर ले तो वो तो शार्प था, तो उस शार्पनेस की वजह से, उस स्ट्रेट और फ्लैट की वजह से वो हमारे पास उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा लार्जर होता है। डिस्टल सरफेस इज मोर कन्विक्स इंसाइजो सर्वाइकली और इंसाइजो जिंजिवली। तो ये हमने डेफिनेटली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिस्टल सरफेस है वो इंसाइजो सर्वाइकली और यू कैन से इंसाइजो जिंजिवली कन्वेक्स है, मोर कन्वेक्स है। द सर्वाइकल मार्जिन डज नॉट कर्व्स एज फार इंसाइजली। अगर हम सर्वाइकल मार्जिन ऑफ द डिस्टल सरफेस की बात कर ले तो उसमें भी वही सेम नोटिसेबल डिग्री की कन्वेक्सिटी है, मगर वो इतने लेवल की नहीं है। उसका जो कर्वेचर है, जो क्रिस्ट ऑफ कर्वेचर है, यू कैन से जो कर्व है, वो इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह के मीजल सरफेस पर है। बिकॉज इट कंटेक्ट्स द लेटरल इंसाइजर विच इज़ अ स्मॉलर टू डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया इज अकॉर्डिंगली स्मॉलर इन साइज। अब देखिए हमने कहा था कि इसमें जो डिस्टल सरफेस है उसमें राउंडनेस है और राउंड डिस्टो इंसाइजल एंगल भी राउंड है और उसमें कन्वेक्सिटी है, तो उस कन्वेक्सिटी की वजह से एक तो ये शॉर्ट होता है, दूसरी बात उसका जो कॉन्टेक्ट एरिया बनता है वो थोड़ी सी डाउन बनती है इट्स कंपेयर टू द मीजल कॉन्टेक्ट एरिया, तो उसका जो डिस्टल सरफेस है वो शॉर्टर रह जाता है और उसके जो एडजेसेंट टूथ होगा तो एडजेसेंट टूथ की कॉन्टेक्ट की वजह से, क्योंकि एडजेसेंट टूथ भी ऑल डायमेंशनली वो शॉर्टर होता है, जिसकी वजह से ही हमारे पास जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो भी उसके साथ अकॉर्डिंगली बनता है। कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन आउटलाइनिंग द सीमेंटो एनेमल जंक्शन इज लेस इन एक्सटेंट ऑन द डिस्टल देन ऑन द मीजियल। तो ये हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर हम कर्वेचर की बात कर ले तो कर्वेचर हमारे पास लेस एक्सटेंट है टुवर्ड द इंसाइजल इट्स कंपेयर टू द मीजियल सरफेस। अब इंसाइजल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ए व्यू ऑफ द क्राउन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट सुपर इम्पोजेज इट ओवर द रूट entirely so that root is not visible। अगर हम उसको हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लें इन द मिडल तो ये जो उसका ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट एंड सेम पोजीशन पर उसका एपेक्स एंड इंसाइजल एज होगा। तो बिकॉज आप अगर आप उसको इंसाइजल एस्पेक्ट से व्यू करेंगे तो आपको रूट बिल्कुल विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो एक ही सेम पोजीशन पर है। लेबियल सरफेस ऑफ द क्रोन इज रिलेटिवली ब्रॉड एंड फ्लैट इन कंपेरिजन विद लिंगुअल सरफेस स्पेशली टुवर्ड्स इंसाइजल थर्ड। अगर हम लेबियल फेस की बात कर ले
तो उसका लेबियल फेस हमारे पास ब्रॉड होगा, फ्लैट होगा, इट्स कंपेयर टू द लिंगुअल सरफेस टूवर्ड्स द इंसाइजल थर्ड। इंसाइजल थर्ड में अगर हम इंसाइजल एस्पेक्ट को अगर हम थोड़ा सा फोकस कर ले, तो इंसाइजल एस्पेक्ट की जो लेबियल सरफेस होगा या लेबियल फेस होगा वो हमारे पास फ्लैट होगा एंड ब्रॉड होगा और वाइड होगा, इट्स कंपेयर टू द लिंगुअल, क्योंकि उससे थोड़ा सा शॉर्ट होगा। और लिंगुअल में शॉर्ट इसलिए है कि वहाँ पर इसके बाद जो फोसा स्टार्ट हो जाता है, तो उसी वजह से थोड़ी सी कन्वेक्सिटी और उसके बाद फिर एक प्रॉपर कन्केविटी स्टार्ट हो जाती है लिंगुअल सरफेस में, इसलिए वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। आउटलाइन ऑफ लिंगुअल पोर्शन टेपर्स लिंगुअली टुवर्ड्स सिंगुलम। हम अगर इस आउटलाइन की बात कर ले, तो लिंगुअल पोर्शन टेपर्स लिंगुअली टुवर्ड द सिंगुलम, तो सिंगुलम की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये टेपर होता जाएगा। क्यों टेपर होता जाएगा? क्योंकि वहाँ पर सिंगुलम एक प्रॉपरली प्रोट्रूडेड और आप यू कैन से बल्ज्ड एरिया है, इसलिए सिंगुलम ऑफ द क्रोन मेक्स अप सर्वाइकल पोर्शन ऑफ लिंगुअल सरफेस, क्योंकि हमारे पास जो सिंगुलम है उस सिंगुलम की वजह से उसका सर्वाइकल पोर्शन भी बनता है एंड उसका जो लिंगुअल सरफेस पे एक प्रॉपरली प्रोट्रूडेड एंड हाइट ऑफ कंटूर्स की वजह से या प्रॉपरली बल्ज एरिया की वजह से वो एक प्रॉपरली डेवलप हो जाता है सिंगुलम की वजह से। Crown of this root shows more bulk from incisal aspect than from mesial or distal aspect. अगर हम उसको व्यू करेंगे क्रोन को इस इंसाइजल एस्पेक्ट से, तो वो बिल्कुल हमारे पास बल्कियर नज़र आएगी फ्रॉम द मीजियल साइड पर। इट्स आर जो हम अगर थोड़ा सा उस पर फोकस करें कि अगर हम क्रोन को हम स्टडी कर ले फ्रॉम द इंसाइजल एस्पेक्ट, तो वो बिल्कुल हमारे पास बल्कियर नज़र आएगी लिंगुअल सरफेस पे। लिंगुअल सरफेस पे बल्कियर क्यों नज़र आएगी? क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपरली नोटिसेबल डेवलप्ड सिंगुलम है। अगर हम मीजल और डिस्टल एस्पेक्ट पर देखें तो उसमें उतनी बल्कियर स्ट्रक्चर्स नहीं होगी जितनी बल्कियर स्ट्रक्चर्स हमारे पास इस टू लेबियल सरफेस पर भी और लिंगुअल सरफेस पर भी होता है। लिंगुअल सरफेस में बिकॉज ऑफ जो ये बल्क बनता है डेट बिकॉज ऑफ द सिंगुलम। अगर हम लिंगुअल सरफेस पे अगर हम लेबियल सरफेस की बात कर ले, तो लेबियल सरफेस में वो जो सर्वाइकल तट पे हमारे पास जो थोड़ी सी कन्वेक्सिटी थी, जो हाइट ऑफ कंटूर जहाँ पर डेवलप हो रहा था, तो उस हाइट ऑफ कंटूर की वजह से थोड़ी सी बल्कियर शो हो रही है। द क्रोन conforms to a triangular outline reflected by outline of the root cross section at cervix. अगर हम क्रॉस सेक्शन में रूट को देख ले तो ये बिल्कुल आपके पास ट्राइंगुलर नजर आएगी। वो ट्राइंगुलर क्यों नजर आएगी? बिल्कुल एक प्रॉपर ट्राइंगुलर नजर आएगी। वो ट्राइंगुलर क्यों नजर आएगी? क्योंकि हमारे पास एक साइड पे बिल्कुल एक बल्ज्ड और बल्कियर सिंगुलम पड़ा है, दूसरी साइड पे हमारे पास कन्विक्सिटी है मगर इतनी लेवल ऑफ डिग्री में नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन में हमारे पास ये एक ट्राइंगल बनता है। अगर हम रूट को थोड़ा सा देख ले सर्वाइकली रूट, अब थोड़ा सा रूट को अगर हम डिस्कस कर ले तो अगर रूट को हम डिस्कस कर ले तो रूट इज वाइडर एट लेबियल फ्रॉम एंड नैरो एट लिंगुअल। अगर लेबियल की तरफ देख ले तो लेबियली रूट हमारे पास वाइडर है एट्स कंपेयर टू द लिंगुअल सरफेस। अगर मिजियोडिस्टली हम रूट को देख ले तो मिजियोडिस्टली हमारे पास रूट नैरो है एंड अगर हम लेबियोलिंगुअली देख ले तो लेबियोलिंगुअली हमारे पास रूट वाइडर है। अब जो हमने बात की कि एक ट्राइंगल बनता है, वो ट्राइंगल किस तरह बनता है? क्योंकि हमारे पास लेबियल सरफेस बिल्कुल वाइड है एंड उसका जो लिंगुअल सरफेस है वो हमारे पास नैरो है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉपर ट्राइंगल बनती है। अगर हम रूट की क्रॉस सेक्शन को भी देख ले, द रूट इज सिंगल कॉनिकल रिलेटिवली स्ट्रेट एंड टेपर टू अ राउंडेड एपेक्स। ये हमारे पास कॉनिकल रिलेटिवली स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि हमने अब जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी तो हमारे पास एपेक्स ऑफ द रूट एंड जो रिज ऑफ द इंसाइजल रिज है वो बिल्कुल एट द सेम पोजीशन पे थी, बिल्कुल उसकी लाइन की एंड्स को टच कर रही थी। तो ये कॉनिकल होता है, स्ट्रेट होता है एंड टेपर होता है टुवर्ड अ राउंडेड एपेक्स, और उसका एक राउंडेड एपेक्स होता है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट
near conic cervical lines shows rounded triangular outline. अगर हम रूट को क्रॉस सेक्शन में देख ले तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियरली एक ट्राइंगल शो कर रहा है. वो ट्राइंगल क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास लेबियल सरफेस जो है बिल्कुल वाइड है, जो कि वहाँ पर, और जो हमारे पास लिंगुअल सरफेस है वो नैरो है. तो जो उसका जो ट्राइंगल का जो बेस होगा वो टुवर्ड्स द लेबियल होगा, एंड उसका जो एपिक्स होगा वो टुवर्ड द लिंगुअल होगा. एपिक्स टुवर्ड द लिंगुअल इसलिए है क्योंकि हमारे पास लिंगुअल सरफेस नैरो है. Normally, the root is wider at labial, which is the base of the triangle, and narrow at lingual, which is apex, जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया. A mid-root cross section usually reveals a somewhat wide outline, which is wider labiolingually than the mesodistally. एक अगर आप बिल्कुल मिड रूट क्रॉस सेक्शन को देख ले तो आपके पास ये एक वाइड शेप की होगी. और ये अगर आप उसकी डायमेंशंस को देख ले तो लेबियोलिंगुअल डायमेंशन जो होगा वो बिल्कुल आपके पास इंक्रीज होगा इस डायमेंशन में, और अगर आप मेसोडिस्टल डायमेंशन को देख ले तो इससे थोड़ा सा शॉर्टर होगा. That was a little bit session about maxillary center incisor. All the contents are taken from the Concise Dental Anatomy and Morphology by James Fowler. Dear students, thank you very much. That was a session.